नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। ठंड कम होती चली जा रही है, धीरे धीरे दिन बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, लेकिन आदतें ना बदलें, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रेम जो करना है वो आपको अपनी सेहत के साथ करना है। आज का दिन कई मायनों में खास है, बताएंगे तारीखों के साथ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के फ़ोन नंबर बताने से। तो फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको विषय बताऊंगी तो आपकी क्यूरियोसिटी होगी, कई सारे सवाल आपके मन में उठेंगे और आप विशेषज्ञ से वो सवाल करना चाहेंगे। तो 0755 ये हमारे भोपाल का कोड है, 266049 यानी 266049। अब टोल फ्री नंबर भी बता देते हैं, यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 180023304040, यानी कि आप चाहे तो निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल करते हुए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब मैं विषय बताऊंगी, विशेषज्ञ बताऊंगी, तो आप उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन प्रोग्राम है। तो चलिए अब सिलसिलेवार शुरू करते हैं। पहले बता देते हैं कि किन मायनों में आज की तिथि क्या कह रही है और दिन कैसे खास है। आज की तिथि विक्रम संवत 2079 कृष्ण पक्ष मंगलवार का दिन है, 14 फरवरी 2023। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करेंगे। आज 14 तारीख है, यानी कि आज सुबह से ही बहुत सारे लोग उत्साहित होंगे, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से मना रहे होंगे। वैलेंटाइन डे है बिल्कुल, और इस प्रेम दिवस को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मतलब मेल और फीमेल की तरफ से ही जोड़ा जाए, परिवार की तरफ से भी जोड़ सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें मैं आपके साथ करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल बता देती है कि ये 14 फरवरी और किन मायनों में इतिहास में दर्ज है। बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। तो मैं 1556 से शुरू करती हूँ। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कलानौर में केवल 13 साल की कम उम्र में अकबर को मुगल सम्राट बनाया गया। 1952 की बात करेंगे। सुषमा स्वराज नाम बिल्कुल किसी के भी दिमाग से नहीं हटा। उनका जन्म आज के दिन हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विदेश मंत्री रह चुकी है। जी हाँ, भारतीय राजनीति की प्रखर वक्ता और कुशल नेता। 2005 की बात करेंगे। स्टीव चैन, चाड हरली और जावेद करीम ने वीडियो साझा करने के लिए यूट्यूब नाम की वेबसाइट को पंजीकृत कराया, और इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि हर महीने तकरीबन 1 अरब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब बात करेंगे 2019 की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सुरक्षा कर्मियों की बस पर बम हमले में तकरीबन 39 से भी ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई और बहुत से लोग घायल हुए। दूरदर्शन परिवार उन सभी शहीदों को नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी के साथ बताते हैं क्या कहता है आज का विचार। आज का विचार कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता है सिर्फ संवाद से। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और जानते हैं ये पंक्तियां किसने कही थी, जिनका जिक्र मैंने अभी हाल ही में किया। सुषमा स्वराज जी ने ये जिक्र किया था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और आपको पता है ये पंक्तियां मुझे ऐसा लगता है रिश्तों में भी, क्योंकि आज रिश्ते हमारे मायने में अगर देखा जाए तो कई मायनों में कई रिश्ते जो हमारे जीवन में अलग अलग पड़ाव पर काम आते हैं, कई मायनों में ये बातें ख़ास हो जाती हैं कि जब जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए ज़िंदगी में, बस ये हुनर ही आजमाना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे, और चूँकि मैंने बताया था कि विषय विशेषज्ञ के बारे में बताऊंगी थोड़ी देर बाद, तो एक बार फिर से फ़ोन नंबर आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, ज़रूरत पड़ने ही वाली है। हमारी फ़ोन लाइन खुली हुई है और आप 1 बजे तक हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से विषय से जुड़े हुए सवाल रख सकते हैं। तो 0755-266-0049, 1800-233-0040 टोल फ्री नंबर है हमारा। तो चलिए अब विषय, चूँकि आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं 14 तारीख की, तो आज का दिन ख़ास है और आज सब अच्छा दिखना चाह रहे होंगे। ख़ासतौर से लड़कियों की बात करें तो खूबसूरत दिखना चाह रहे होंगे। तो जिस तरह से खूबसूरती की अगर जिक्र किया जाए, स्किन केयर की बात की जाए, हेयर केयर की बात की जाए, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि हर इंसान इससे जूझ रहा होता है। चाहे मैं पुरुष की बात करूं या महिला की बात करूं, तो बिल्कुल हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मध्य प्रदेश में जावेद हबीब जी की फ्रेंचाइजी इनके पास है। मतलब मैं विषय बताऊंगी,
कि बालों की देखभाल कैसे की जाएगी। तो जी हाँ, बालों की देखभाल और सौंदर्य का ख्याल, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेखर साहब। चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले शेखर जी का। शेखर जी के बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जावेद हबीब के हेयर एक्सपर्ट हैं और बिल्कुल प्रदेश में जाना पहचाना नाम है, ये नाम भी पहचाना है और चेहरा भी अनभिज्ञ नहीं है। तो अब मैं परिचय करवाऊंगी अगले अतिथि का। रंगमंच की बात करें तो आपको वो जो याद आता होगा, वो डायलॉग जो आनंद फिल्म में इस्तेमाल किया गया कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उस रंगमंच की कठपुतलियाँ, और सबकी जो डोर है वो ऊपर वाले के हाथ में है। कब खिंचेगी ये सिर्फ वही जानता है। बिल्कुल, देखा जाए तो हम सब अपनी दुनिया में किसी ना किसी तरह का अभिनय ही तो कर रहे होते हैं। सुना होगा ना वो डायलॉग कि नाटक क्या कर रहे हो, लेकिन नाटक करना इतना आसान नहीं है। बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट। चेहरा तो हम आपको पहले ही बता चुके थे, अब नाम भी बता देते। जो लोग उनको जानते हैं उनके लिए तो शायद नाम बताना भी ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे खास तौर से नई पीढ़ी के बारे में बताएं तो नज़ीर कुरैशी साहब उनका नाम है। और बताना चाहेंगे हम आपको नज़ीर साहब के बारे में। हम विषय जो है जिस पर उनसे बात करने वाले हैं, बिल्कुल युवा और रंगमंच, ये हमारा विषय होगा। और नज़ीर साहब वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जाने माने निर्देशक हैं। कुछ नाटकों का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वो नाटक जो जिनका संबंध रंगमंच से है, तुगलक, मत्स्यगंधा, डॉक्टर आप भी, आषाढ़ का एक दिन, ये खास नाटक है। ऐसे बहुत सारे नाटक उन्होंने निर्देशित किए हैं। और ये भी बता देती हूँ कि जो आज का प्रोग्राम देखेंगे वो बिल्कुल अगले 2 दिन, यानी कल से जो 2 दिन मुझे लगता है कि शहीद भवन में जो नाटक होने वाले उनका निर्देशन किया है सर ने, तो नज़ीर साहब का नाटक देखने आप ज़रूर जाएंगे, वहाँ उनसे आप चर्चा भी कर पाएंगे। आगे की जो बातचीत है अधूरी रह जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है नज़ीर साहब आपका। थैंक यू सर। बहुत बड़ा परिचय, अलग अलग क्षेत्र के आप महारथी हैं। कहाँ एक खूबसूरती की दुनिया, सौंदर्य की दुनिया से संबंध रखते हैं, तो कहाँ एक ऐसा रंगमंच, मतलब रंगकर्मी आप। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, रंग मंच से ही जुड़ा हुआ सवाल कर लेती हूँ। मार्च में मुझे जितना ध्यान है, हर साल विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है इसी उद्देश्य से कि जागरूकता लाई जा सके और नई युवा पीढ़ी को भी, मतलब युवा पीढ़ी को भी हम इससे जोड़ सकें। क्या वाकई वो चरितार्थ हो रहा है, या वो हम स्थापित कर पा रहे हैं उस संदेश को? देखिए, वो उस तरह से अगर आप कहें तो बहुत स्थापित नहीं होता है। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर महदूद है। जो रंगकर्मी हैं या रंगमंच से जुड़े लोग हैं वही उसमें शामिल होते हैं। हालांकि इसका बहुत मकसद यही है कि रंगमंच को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर किया जा सके। रंगमंच के ज़रिए शांति के संदेश, सबसे बड़ी चीज़ जो है, इस हर साल कोई नया एक संदेश दिया जाता है। तो शांति का संदेश ख़ास तौर से रंगमंच देता है, जागरूकता का संदेश रंगमंच देता है। तो दर्शक और ये सब मिल के जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो युवा पीढ़ी ज़रूर अट्रैक्ट तो होती है जी। लेकिन हम जिसको वो कहते हैं उसका विस्तृत रूप नहीं आ पाया है अभी, जो मेरी सोच। बिल्कुल सर। शेखर जी भी जुड़े हुए, नज़ीर साहब हमारे साथ, और शेखर जी बिल्कुल बताएंगे क्योंकि विशेष रूप से आज के दिन को हम डेडिकेट कर देते हैं। शेखर जी, आपके पास बहुत सारे कॉल आ गए होंगे कि सर मुझे अगर कम वक्त में अच्छी अपने बालों में शाइनिंग लेकर आना है या अपने स्किन को थोड़ा सा ग्लो करते हुए दिखाना है, आए ऐसे आपके पास सवाल? सुबह से बहुत सवाल आ रहा है, सुबह से बहुत मेरे पास फ़ोन आ रहा है इसी चीज़ को लेके कि मेरे हेयर के लिए क्या किया जाए, मेरे स्किन के लिए क्या किया जाए। मैं सुबह से सबका जवाब दे रहा हूँ। तो अब जवाब यहाँ पर भी दे देते हैं क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपके टिप्स सुनने के लिए। तो बताइए आपको किस उसमें टिप्स चाहिए, स्किन के लिए चाहिए, हेयर के लिए चाहिए? पहले हेयर पर हम ले लेते हैं क्योंकि आप हेयर एक्सपर्ट हैं और बहुत लंबा अनुभव है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से इंस्टेंट अगर शाइनिंग चाहिए हो बालों में तो क्या किया जाए? इंस्टेंट अगर शाइनिंग चाहिए आपको बालों में तो आप अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ करें। बालों को ज़्यादा नरिशमेंट के लिए आंवला, रीठा, सिकाकाई से ही अपना हेयर केयर करना सीखें। बिल्कुल। नज़ीर साहब, मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूँगी, ये मन में बहुत जब से सुना है तब से वो सवाल रखने की बहुत इच्छा हो रही थी। 7 साल बहुत कम उम्र होती है सर, मतलब समझ ही नहीं पाते हैं बच्चे की करना क्या है। धूल मिट्टी में से सने हुए होते हैं, खेल रहे होते हैं, तब आपने अभिनय करना शुरू कर दिया था। 50 साल का भी लंबा वक्त हो गया है और वो बोरियत इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि आज भी जब आप चढ़ते हैं मंच पर तो वो एनर्जी ना सिर्फ आप तक होती है बल्कि दर्शकों तक भी फ्लो हो जाती है।
जी। क्या कहना चाहेंगे उस कम उम्र में कैसे आपको 7 साल में आप मंच तक पहुंच गए सर? मैं पहले भी एक आध बार यहाँ अपने दूरदर्शन के माध्यम से बताया मैंने जी कि मैं भोपाल के पास के ही एक गांव में मेरे फादर की पोस्टिंग थी, इंग्लिश के लेक्चरर थे। जी और उस स्कूल में प्रिंसिपल जो थे उर्दू के बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार इब्राहिम यूसुफ साहब थे। जी तो जो स्कूल की सोशल गैदरिंग होती है या जैसे हम वार्षिक उत्सव कहते हैं, जी उसमें ड्रामों की भरमार रहा करती थी। तो एक शौक़ तो हल्का सा देख देख के हुआ। जी और वहीं पे गौरी शंकर लवानिया हमारे एक टीचर थे जी जो अब्बू के साथ थे। लेकिन मैं तो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में था, ये हायर सेकेंडरी की बात है। तो वो एक कोई नाटक कर रहे थे, बच्चों की कचहरी, बच्चों की अदालत, और उनने सबसे पहले मुझे जो है उन अपने नाटक में लिया। जी उसके बाद मेरे फादर ने एक बिशप कैंडलिस्टिक इंग्लिश प्ले था जी जो कोर्स में भी चलता था इंग्लिश के, हायर सेकेंडरी के, तो उनने उसको हिंदी ट्रांसलेट किया, पादरी का मोमबत्ती दान करके। जी तो जब उनने वो लवानिया साहब के नाटक में मुझे देखा तो उन्हें लगा कि इसको भी मैं भी ले सकता हूँ, तो फिर उनने ले लिया। धीरे से ये चीज़ मतलब स्कूल में तो चली, और कॉलेज में आके मैं सैफिया कॉलेज का स्टूडेंट रहा, वहाँ से ये चीज़ शुरू जी। हुई। और जो इसको बहुत बड़ा जी। जो विस्तार में आया मैं, जी। उसका एक बहुत बड़ा मतलब रोचक किस्सा ये है कि भोपाल में पटिये बहुत मशहूर थे, जी। और पटियों पे ही यहाँ की पॉलिटिक्स हाँ। और सारी चीज़ें हुआ करती थीं। जी। खेल की बातें हों, जी। घरेलू बातें हों, वो पटियों पर होती थीं। क्या मैं ये पट्टियों की बातों पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूं एक छोटा सा अल्प विराम लगाकर? दरअसल जी। हमारे साथ फोन लाइन पर एक महत्वपूर्ण सदस्य जुड़ चुकी हैं और महत्वपूर्ण विषय पर हम उनसे चर्चा करना चाह रहे हैं। दूरदर्शन परिवार स्वागत करता है 107 बटालियन सीआरपीएफ से डिप्टी कमांडेंट शहनाज जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहनाज जी। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जिस तरह से आज हम पुलवामा दिवस की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो यही प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगी। पुलवामा दिवस हमारे देश के लिए एक काला दिवस के रूप में साबित हुआ है। जी इस दिन हमारे 40 जवान जो कि छुट्टी काटते श्रीनगर थे, जी जो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, जी उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ, एंटी ब्लास्ट हुआ और हमारे 40 जवान वहाँ शहीद हो गए। बिल्कुल। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा आघात था। जी इस दुर्घटना को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उस समय श्रीनगर में ही 75 बटालियन में कार्यरत हूँ। जी मैम, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर ये नाम जैसे ही आता है सुरक्षा हाशिए पर आ जाती है मैम, क्यों ऐसा? मैं ये जरूर, मुझे लगता है सभी जानना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर पहले से ही वल्नरेबल स्टेट रहा है आतंकवादियों के मामले में। 92 से लेके अभी तक वहाँ पे जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, ज्यादातर फोर्स के ऊपर, बलों के ऊपर हुए हैं। और जी। वहाँ बलों के साथ साथ वहाँ के लोगों के ऊपर भी सुरक्षा का मामला बना रहता है हमेशा। और बिल्कुल। ये कुछ राजनीतिक कारण है, जी, कुछ जी, राष्ट्रीय जी। कारण है। इन कारणों के बारे में दृष्टि पड़ेंगे तो समझ में आएगा कि इनका मतलब क्या है। बिल्कुल मैम, अगर हम चुनौतियों की बात करें, जवानों की चुनौतियों की, तो क्या कहना चाहेंगी आप? लेकिन मैं क्योंकि वहाँ खूब पदस्थ थी, 4 जी। साल वहाँ काट के अभी आई हूँ, जी तो वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, दिन में रात में, जी बहुत मुश्किल है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना, वहाँ खुद को बचाते हुए हमारे अपने पब्लिक को बचाना, अपने बल को बचाना, अपने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। पहली बात पहले चुनौती है। दूसरा है वहाँ का मौसम बहुत हार्श है, ठंडा बहुत ज्यादा रहता है। जी लेकिन इन चुनौतियों की बात आती है तो हमारा बल इन चुनौतियों से ऊपर है, हमेशा इनसे ऊपर अपना काम करता है, इन सब चीजों की, छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करता। बिल्कुल मैम, उन शहीदों के परिवारों की क्या स्थिति बनती है? क्योंकि आप उसी क्षेत्र से हैं, तो एक युद्ध जवान लड़ रहा होता है और एक युद्ध परिवार भी लड़ रहा होता है। बिल्कुल मैडम सही कह रही है, क्योंकि जवान जब वहाँ कार्यरत होता है तब उनके परिवार के दिल में हमेशा ये रहती कहीं कोई अशुभ सूचना ना मिले हमको। जी हमेशा कभी भी जवान ऑपरेशन के बाहर निकलता है, परिवार जब तक वो कैम्प में वापस नहीं आता तब तक परिवार
उसमें इस आशा में रहता है कि मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मेरा बेटा सब सुरक्षित वापस कैंप में आए। जी तो बिल्कुल। मैं चूंकि वहाँ खुद मौजूद थी, इस पुलवामा अटैक में मेरी ही बटालियन का एक जवान उसमें शहीद हुए थे। जी मैम। उनके फादर की हालत हमने देखी है, उनके परिवार की हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। और इसके अलावा नेकपुरा का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, बिल्कुल। उसमें भी मेरी बटालियन का एक जवान, एक कमांडो शहीद हुआ था जिसको पीएनजी दिया गया था। जी उसकी सूचना भी मैंने ही उनको घर वालों को दी थी। ये सूचना देना हम लोग के लिए बहुत ही- कठिन होगा। बहुत ही बिल्कुल कठिन वक्त होता है। बिल्कुल। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ 107 बटालियन सीआरपीएफ से डिप्टी कमांडेंट शहनाज मैम इस वक्त फ़ोन लाइन पर थी। और चूँकि जिक्र हुआ है शहीदों का, तो एक खूबसूरत सा गीत है जो हम उन्हें डेडिकेट करते हैं। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक है शौर्य पराक्रम, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। यहाँ शौर्य परिभाषित करती काव्य पंक्तियाँ अंकित हैं। आदिकाल से वर्तमान तक दृश्य युद्ध के चित्रित है। दर्शित है इतिहास राष्ट्र ध्वज भारत के अभिमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। और गीत के इन शब्दों के साथ ही एक बार फिर दूरदर्शन परिवार उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम वापस लौटते हैं अपने विषय की तरफ। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए और विषय से जुड़े हुए आप सवाल कीजिएगा। हमारे विशेषज्ञ, हमारे अतिथि इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। 0755-266-0049, 1800-233-0040। नज़ीर साहब, आपके पास वापस आना चाहूँगी मैं। रंगमंच की हम बात करें और अभी जैसा माहौल बन गया था, उससे दिमाग में ये पूछने के लिए मतलब सवाल उठ गया कि जब मंच पर इस तरह के नाटक जीते होंगे या कलाकार जब अभिनय करते होंगे, मान लीजिए देशभक्त का कोई वो अदाकारी कर रहे हैं, तो वो डूब जाते होंगे। उतना डूबना कितना ज़रूरी होगा? और अगर मैं आपसे अनुमति चाहूँ इसका जवाब मैं आपसे लूँ, एक और इम्पोर्टेंट कॉल के बाद चलेगा, मैं अनुमति लूँगी और जोड़ लेते हैं हम। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि आज खसरा दिवस भी है, तो खसरा दिवस पर डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चूँकि खसरा इस वक्त तेज़ी से फैल रहा है, किस तरह से उपचार किया जा सकता है, लक्षण कैसे पहचाने, क्या उपाय हो सकते हैं, वो तमाम जानकारियाँ हम लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक, एक बार फिर से बता दें, डॉक्टर संतोष शुक्ला जी इस वक्त फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आप, खसरा की रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं? देखिए, आप सबको जानकारी दे दूं कि खसरा का वायरस जो धरती का सबसे तेज आकार होने वाला वायरस, मतलब 36 घंटे में ग्लोबल एक विलेज तक पहुंच सकता है, इतनी तेजी से फैलता है वह। और सबसे अच्छी वैक्सीन हमारी जो है वो MR वैक्सीन है। 97% अगर दोनों डोज लगा लेते हैं तो एंटीबॉडी बन जाती है। 95% अगर हमारा सब परिवार आके टीका लगा लेते हैं तो 95% अगर हमारे परिवार जो लगा लेते हैं तो बीमारी का सफाया जैसे पोलियो का 2 बूंद पिला के हुआ था। तो आपसे यही आग्रह है कि एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है,
एक ऐसी बीमारी जिसका बचाव का टीका गारंटी के साथ हम दे सकते हैं कि आपके बच्चे को आजन्म सुरक्षा रहेगी, और एक ऐसी बीमारी जो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन करते हैं कि कभी कभी हम अपने बच्चों को भी खो देते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन मीजल्स के हैं ये जानना जरूरी है इस प्रोग्राम के माध्यम से। ये वायरस सर्दी खांसी आखेला तेज बुखार दानेदार इन लक्षणों के साथ शरीर में दिखते हैं। शरीर में दाने सबसे पहले भौं के ऊपर होते हैं, कान के पीछे, पूरे बदन में आ जाते हैं। बच्चों की बीमारी है, जैसे ही 7वां दिन होता है सबसे पहले ये आंखों पे असर करता है। अगर इलाज नहीं करा पाए तो अंधापन आ जाता है बच्चों में। 10वें दिन कान बहना चालू हो जाता है, अगर नीम हकीम खतरे जान के पास पहुंच गए तो हो सकता है बहरापन हो जाए इसको। 14 दिन के अंदर निमोनिया होने लगता है, हाँफी। आपको सबको मालूम है कि सबसे बड़ा किलर डिजीज अगर कोई है वो है निमोनिया, तो इसको अस्पताल में इलाज के बिना नहीं हो सकता थी। फिर 6 हफ्ते बाद उल्टी दस्त चालू हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें भी मौत की संभावना रहती है। तो ऐसे बच्चों को भी भर्ती कराना होता है। हमारे परिवारों में भ्रांति है कि देवी प्रकोप है, कृपया इस भ्रांति से मुक्ति दिलाएं सबको। आपको मालूम है कि माइक्रोस्कोप में ये बता दिया गया है कि ये वायरस की गंभीर जानलेवा वायरस की बीमारी है। तो इसलिए हम घर ना बैठे, तुरंत उसकी सूचना दें आसपास के मेडिकल ऑफिसर, बीएमओ, सीएमओ या आंगनबाड़ी पे ही नोट करा दें। तो हम लोग की जो फॉलोअप एक्शन है टीमें वहां पहुंच के घर घर में सर्च अभियान करती रहेंगी। पिछले 3 महीने में किसी को दानेदार बुखार तो नहीं हुआ था, और इसके बाद हम लोग उन बच्चों को विटामिन ए की 2 खुराक दे देते हैं 24 घंटे के अंतराल में। इसको WHO ने बताया है कि अगर 2 चम्मच दवा हर बच्चे को पहुंचा दी जाए उस क्षेत्र में, तो बच्चे की मौत की संभावना नगण्य हो जाती है। एक बहुत अच्छा ज्ञान है, उसका भरपूर हम लाभ उठाएं। और दूसरा, जो आपका बच्चे ने अगर तेज बुखार हो रहा है तो पैरासिटामोल की दवा होती है, उसको आइसोलेशन में रखें। कोविड में क्या होता था, हम लोग तुरंत घर के एक कमरे में उसको मरीज को रख देते जैसे दूसरों में बीमारी ना फैले। ये एक बहुत बड़ी महामारी पैदा करने वाली बीमारी है, और इसकी रोकथाम के लिए है कि आप अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल 7 दिन ना जाए। एक बच्चा स्कूल में चला गया तो वहाँ जितने भी 40-50 बच्चे क्लासरूम में सब पीड़ित हो जाएंगे। एक बच्चा 18 से 20 बच्चों को बीमारी दे सकता है। तो इसलिए हमें बीमारी की जो कमर तोड़ना है, अगर महामारी ना बनने देना है तो सबसे है कि इसको आइसोलेट कर दें। और 2 बार टीके लगते हैं, 9 से 12 महीने में पहला और 16 से 24 महीने में दूसरा। यदि किन्हीं कारणों से बच्चे को टीका नहीं लग पाया समय पे तो 5 साल तक में 2 टीके लगना जरूरी है। तो आज आप देखें कि क्या मेरे बच्चों को मीजल्स रूबेला के दोनों टीके लग गए हैं। यदि नहीं तो पास की आंगनबाड़ी में ये व्यवस्था है। हम संस्थागत जैसे हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में प्रतिदिन है, सब निःशुल्क सेवा है, तो उसका भरपूर लाभ उठाएं। और किसी भी बच्चे में दानेदार बुखार होता है तो उसको जरूर चेक करा लें आप पास की संस्था में। निःशुल्क जो भी संभावित इलाज है, दवाइयाँ जो मिलना है जिससे कि इसको कॉम्प्लिकेशन ना हो वो हो जाए। और हम यही चाहते हैं कि 16 मार्च को हम लोग खतरा दिवस देश में इसलिए मनाते हैं कि बसंत ऋतु में तेजी से बाढ़ आती है बीमारी की, और हमारे आसपास के राज्यों में तो बीमारी तेजी से फैल चुकी है। और हम मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 राज्यों से, तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसलिए हमें जितनी जल्दी जितनी ज्यादा हम टीके लगा लेंगे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने संक्षिप्त में बहुत अच्छी जानकारी दे दी है, और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए जिन लोगों ने डॉक्टर संतोष सर की ये जो बात सुन ली है, तो बिल्कुल बचाव का टीका लगाना ही इसका एकमात्र उपचार है, तरीका है। तो विषय पर आते नज़ीर साहब, जो मैंने एक सवाल रखा था उसका जवाब अब मैं चाहूँगी, और मुझे लगता है इसी के साथ इस सवाल की एक छोटी सी कड़ी और जुड़ जाती है कि जब इस तरह की गंभीर किसी बीमारी पर कोई बिल्कुल नाटक के ज़रिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है नुक्कड़ नाटक से कितनी सारी जागृतियाँ फैलाई गई हैं। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपने अभिनय में डूबने की बात कही, तो कैरेक्टर कोई भी हो मंच के ऊपर, ज़रूरी नहीं है देशभक्ति वाला हो। हम जो भी नाटक या जो भी किरदार निभा रहे हैं उसमें डूबना तो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि हम सोसाइटी में चरित्रों को किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं। बिल्कुल। पहली चीज़ मतलब अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई, मैं ख़ास तौर से चूँकि आपने युवाओं की बात अपने भूमिका में शुरू में कही है, तो सबसे पहले अभिनय के क्षेत्र में पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा मस्तिष्क जो है वो खुलेगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है
अभिनय के लिए पहली स्टेज। दूसरी होती है अपने आप को फिट रखने वाली, जी। और उसके बाद आता है आपका अभिनय मंच पर जाने। तो मंच पर जाने के पहले जो आम तौर से गलतियां करते हैं लोग, वो ये होती है कि उनने स्क्रिप्ट ली और जो डायरेक्टर ने उनको कैरेक्टर दिया उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरे नाटक को और बिटवीन द लाइंस क्या है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। ये एक सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो डूबने की जहाँ तक बात है, जैसे हम अगर देशभक्ति का कर रहे हैं, हाँ। या कोई भी इमोशनल कर रहे हैं, इवन कॉमेडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें वो चरित्र आसपास में होता तो वो क्या कर रहा होता, हाँ हाँ। ये एक समझना बहुत जी। ज़रूरी होता मुझे है। लगता है ये जो स्क्रीन पे हम दृश्य देख रहे हैं, ये आषाढ़ का एक दिन है। हाँ, ये आषाढ़ का एक दिन है, और जी। इसमें श्रुति सिंह, प्रेम सावलानी और आपका सैफू खान जी। ये दिख रहे हैं कलाकार। ये एक जिसे हम मॉडर्न प्लेज अगर कहें ठीक तो है। हिंदी का पहला मॉडर्न प्ले है आषाढ़ का एक दिन, जो सभी रंगकर्मियों की एक पसंद है। और इत्तेफाक से मेरा नाटक ही बहुत पसंद किया गया। पिछले दिनों इसका, पिछले वर्ष कहूँ हाँ, मैं, जी। मार्च में उड़ीसा के पारादीप में इसका ये शो हुआ क्या था, बात वहाँ के चित्र हैं ये। क्या बात है। और ये जो दृश्य दिख पा रहे हैं, ये तुगलक का है। तुगलक भी दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ। जी जी जी। और इसका सन 2000 से मैं शो कर रहा हूँ, मतलब 15-16 साल, क्या अब तो 22 साल कहने को हो गए हैं। और इसमें अभी जो आप मंच पे देख रहे हैं वो जी। संजय मेहता मुख्य भूमिका में है, इधर प्रेम सावलानी है, उधर प्रदीप नैमा जी हैं। जी। तो ये भी एक ऐतिहासिक नाटक है। जी। और इस नाटक की पॉपुलैरिटी का आलम ये है जी। कि जो लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, वो आषाढ़ का एक दिन हाँ। और तुगलक तुगलक, की जो स्पीचेस हैं वो तैयार करके जाते हैं, इनके चरित्रों को कैसे निभाएंगे इसके लिए जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर। और अब हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सौंदर्य की भी चर्चा हम करते जा रहे हैं नरजी साहब। रंगमंच में भी मेकअप का महत्वपूर्ण स्थान है सर, क्योंकि जब भी कलाकार को कोई रूप रखना होता है तो मेकअप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मेकअप लगाते लगाते चेहरा भी डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैं चाहूँगी कि जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए खास टिप्स शेखर साहब आपसे ले लेती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है, आप स्टेज पे रहते हैं या कोई भी स्टेज पे काम करता है, तो उसको मेकअप के लिए अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उसके स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे हम जानते हैं कि आजकल लोकल प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत आते हैं, तो वो यूज़ ना करें, उससे बचने की कोशिश करें। अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। और जैसे ही आपका शूट ख़त्म होता है या जैसे ही आपका प्रोग्राम ख़त्म होता है, तो आप उसको क्लीन ज़रूर करें। कभी भी मेकअप लगा के सोना नहीं चाहिए, क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन की केयर आप इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे और भी चीज़ें हैं कि अगर आप क्लेंजर करके अगर मेकअप करते हैं, मॉइस्चराइजिंग करते हैं, फिर बाद में मॉइस्चराइजर से क्लियर करते हैं फेस को, तो आपको जो होने वाली प्रॉब्लम है स्किन में, जो लॉन्ग टाइम तक मेकअप लगा के रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी आपकी। और रिमूव करने का, अगर मैं जहाँ तक मैंने सुना है कि नारियल का तेल, मतलब ये जो घरेलू नुस्खों के साथ अगर रिमूव किया जा सकता है, या क्लींजिंग मिल्क का ही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ये जो जानकारी है मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली होता क्या है, हम कोकोनट ऑयल के उससे भी कर सकते हैं, हाँ। बट क्लेंजर से क्लीन करने से पूरा प्रॉपर 100% क्लीन हो जाता है मेकअप। ओके। ऑयल, वो ऑयल इतना ज़्यादा होता है उसमें, जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें ऑयलिंग इतनी ज़्यादा होती है हाँ। कि वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं छोड़ जाता है ऑयल, लेकिन क्लींजर जो है पूरा स्किन को क्लीन कर देता है। तो बेटर यही रहेगा कि क्लींजर से क्लीन करें और ज़्यादा केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ ना करें क्लीन करने में। आप देखते होंगे ऐड आते होंगे बहुत सारे मेकअप क्लीनिंग के लिए, तो उसमें क्या है, बहुत एसिड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो आप यही करें कि क्लींजर से ही क्लीन करें तो बेस्ट रहेगा आपका फेस। जी बिल्कुल शेखर जी। चूँकि हम थोड़ा सा हम वापस आते हैं रंगमंच की तरफ, तो मध्य प्रदेश में नाट्य विद्यालय, बिल्कुल MPSD की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, और सर ने वहाँ पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं चाहूँगी कि जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे, एक तो पहले आप फ़ोन नंबर फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट जा रहा है या थोड़ी सी भी आपको लगता है कोई सवाल आपके बन रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को अगर रंगमंच पर भेजना है, रंगकर्मी बनाना आने वाले समय में, डॉक्टर इंजीनियर से हटकर अगर किसी विधा से जोड़ना है, तो फिर फटाफट फ़ोन नंबर नोट कीजिए
0755-266-0049 और 1800-233-0040 ये टोल फ्री नंबर है। तो नज़ीर साहब, एक और सवाल मैंने बीच में रख दिया था, वो नुक्कड़ नाटक आपने कहा था उसका आधा भाग का जवाब मैं बाद में दूंगा। वो पहले ही का एक इंसिडेंट हिस्सा, बता दूं बिल्कुल, मैं। बिल्कुल। तुगलक के चूंकि आपने फोटो दिखाया इसलिए हाँ। मैं खास तौर से उस पर बात करना चाहूँगा। ज़रूर। एक तुगलक का चरित्र हमारे अभिनेता मध्य प्रदेश के बड़े जाने माने संजय मेहता निभा रहे थे, और जब रिहर्सल चल रही थी तो हाँ। एक उसमें सीन आता है कि माँ को उनने सज़ा दे दी है, और सज़ा दे के जब सिपाही ले जाते हैं तो उसका पछतावा है, और जो मैं चाह रहा था वो नहीं निकल रहा था। तो डूबने की बात कैसी होती है, कलाकार हाँ। की मेहनत क्या होती है, जी। वो एक बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि जब मैंने ये कहा कि तुम ये फील करो हाँ। कि सही में माँ के साथ ऐसा कर लिया है, और उसके जस्ट बाद जो संजय ने रिहर्सल में सीन दिया तो सारे आर्टिस्ट सन्नाटे में, और संजय की आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे हिचकियों के साथ। जी, तो जी। ये एक चीज़ होती है। हाँ। तो ये एक डूबने वाली चीज़ है। क्या बात नुक्कड़ है। नाटक की अगर मैं बात करूं जी। तो आज के दौर में नुक्कड़ नाटकों का जो है स्वरूप बिगड़ गया है। जी। ये प्रोपोगंडा नाटक में बदल गए हैं, जो मतलब कारपोरेट्स के हाथ में चला गया है। हाँ। कारपोरेट हायर करते हैं मंडलियों को, और वो उनके हाँ। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ। हकीकत ये है कि वेस्ट बंगाल में ख़ासतौर से बादल सरकार जैसे लोगों ने नुक्कड़ नाटक के ज़रिए एक बहुत बड़े सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए, और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे जी। हैं। और आज भी जहाँ सोशल अवेयरनेस की बात होती है नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए, तो उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है, नाटक चाहे मंच पर हो चाहे नुक्कड़ नाटक हो, जो दर्शक से सीधे सीधे जुड़ी हुई होती है। हम फिल्म देखते हैं, बहुत बड़ी ग्रैंडर तो हमें दिखते हैं, लेकिन हमारा कलाकार और उसका कोई संवाद नहीं होता। यहाँ पर रंगमंच हो या नुक्कड़ नाटक हो, एक सीधा संवाद होता है, तो उसका असर भी उतना ही होता है। जी बिल्कुल, बहुत कठिन विधा है कहने के लिए। मतलब देखा जाए, अगर फिल्मों की बात की जाए, वहाँ की शूटिंग की बात की जाए, उस कैमरे रोल की बात की जाए, तो उसमें तो रीटेक लिए जा सकते हैं। थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता सर। तो ये भी एक बड़ी चुनौती कि पूरे डायलॉग को रटना, ना सिर्फ रटना, पढ़ना, उसको वैसा ही जी जाना। कितना कुछ ऐसी कोई चुनौती तो है, कोई ऐसा वाकया आपको याद आ रहा हो जो फंबल भी कर गया हो लेकिन पता ना चला हो? क्योंकि दर्शकों को पता नहीं चलना चाहिए आपके चेहरे से कि आप कुछ भूल रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक कला है। ये बिल्कुल होता है, और ये खुद मेरा ही अनुभव है। रिहर्सल में एक नाटक था कैंप, हाँ। शायद रामेश्वर प्रेम का या किसका लिखा वो याद नहीं है, विभूति झा डायरेक्ट कर रहे थे, और मैं एक पर्टिकुलर जगह पे रिहर्सल में भूल जाता था। जी। और जब 2 दिन पहले भी मैं भूला, हाँ। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं यहाँ पे भूलूंगा, और आप इसके आगे वाला संवाद बोल देना, उसके बाद मैं कहीं नहीं भूलूंगा। और पर्टिकुलरली एक संवाद सिर्फ, उसमें भी कुछ शब्द जी, मैं जी। उस जगह पे आके भूल गया। ठीक है। और अल्टीमेटली यही हुआ है कि उनने उसको आगे बढ़ाया, और नाटक बहुत अच्छे तरह से निकल गया। ठीक। तो कहीं हमें सेल्फ एनालाइज करना, सेल्फ एसेस करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी वीकनेस अगर कोई है तो उसको हम कैसे छुपा सकते हैं, तभी हम दर्शकों से अपने फंबल को या अपनी गलती को छुपा सकते हैं। वरना इसका उल्टा भी मैं मतलब अपनी कमजोरी भी बताऊं, एक नाटक में वो कमजोरी भी हुई मेरे हाँ साथ, जी, कैसे? क्योंकि अपने इंसिडेंट्स बताना ही ज़्यादा अच्छा है। एक संवाद था काली माई, हाँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डायरेक्टर एंड लोकेन त्रिवेदी उनके डायरेक्शन में कर रहे थे। जमींदार की भूमिका थी, और कहीं उसको ये संवाद ये था कि मुझे क्षमा करो, और क्षमा मांगते मांगते वो कहता है मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश रखता हूँ। हाँ। और मेरे मुंह से निकला तुम्हारे चरणों में मैं अपना कदम रखता हूँ। ओह, और ये वो तो इतना बड़ा ब्लंडर करके, हाँ। अब हालांकि मुझे लगा कि ब्लंडर मैंने की है, हाँ। इसलिए करेक्शन किया। हाँ। करेक्शन किया तो हाल में एक ठहाका गूंजा, उसके पहले दर्शक नहीं पकड़ पाए थे कि गलती की हाँ। है, लेकिन इतनी बड़ी गलती करके मुझे लगा नहीं, इसको सुधारना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो सुधार कार्य तुरंत किया ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट। गॉड, बाकी बहुत बड़ी चुनौती होती है। सिर्फ हम दर्शक देखकर चले आते हैं, लेकिन वो जो रंगमंच या वो मंच पर जो कलाकार होता है, वो किस मस्तिष्क के साथ वहाँ पर होता है, वो सिर्फ वही जान सकता है, या दूसरा कलाकार जो शायद एक सहभागी के तौर पर वहाँ खड़ा है, जिसने ठहाका लगाया था। ऐसी ही भूलें कुछ आपके भी उसमें सैलून में होती होंगी? शेखर जी क्या कहना चाहेंगे, कौन सी भूलों को हमें
नहीं करना है, मतलब कौन सी चीज़ों को हमें याद रखना है? जैसा कि आपने बताया कि मेकअप रिमूव किए बगैर बिल्कुल नहीं सोना है रात्रि में। ऐसे ही सुबह उठते साथ ही मैंने सुना है कि ठंडे पानी से मुंह धोने से स्किन अच्छी रहती है। बिल्कुल थोड़ी सी टिप्स दीजिए ना दर्शकों को। बिल्कुल रहती है। देखिए, ठंडे पानी से ही मुंह धोना चाहिए, आँखों को प्रॉपर मसाज करना चाहिए। जब आप फेस वॉश करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त अपना फेस वॉश या साबुन कुछ यूज़ करें। आप ठंडे पानी से दिन में 3 से 4 बार अगर फेस धोते हैं तो आपकी स्किन अच्छी ग्लो करती है। जितना अच्छा पानी पीते हो उतनी अच्छी ग्लो स्किन करती है। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा केमिकल स्किन पे यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। तो बेटर है कि आप नेचुरल जो होते हैं, हमारे नेचुरल जो घर में हम यूज़ करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे तो अच्छा रहता है। बिल्कुल। चलिए, तो दर्शकों ने सुन लिया होगा कि सुबह उठते साथ ही ठंडे पानी, और मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में 2-3 बार अगर फेस वॉश ठंडे पानी से कर रहे हैं तो पर्याप्त है। पर्याप्त है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज इसमें आती है कि जिनका मेकअप लगा हुआ होगा वो कैसे फेस वॉश करेंगे बीच बीच में? परमानेंट मेकअप करा लो। वो भी एक परमानेंट सुरक्षा मेकअप है। से आपका बहुत ज़्यादा नज़ीर साहब, मुझसे मुझे सवाल याद आ गया, कभी ऐसा कुछ हुआ है नाटक में कि बीच में मेकअप ने साथ छोड़ दिया हो डायलॉग की तरह? ये आमतौर से जो क्रेप वर्क कहलाता है, ठीक है। इस तरह के कई इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो प्रॉपर, जैसे मूंछ है वो प्रॉपर नहीं लगाई गई है तो एक तरफ की लटक जाती है, या कभी दाढ़ी का ये कान के पास से जहाँ से अपन फिक्स करते हैं वहाँ से, इस तरह के केसेस तो आपको मतलब देखने मिलते को हैं, मिलेंगे। देखने जी, को जी, मिलते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। कॉमन सी चीज़ है, मतलब मेकअप काटना भी। नज़ीर साहब, जो कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जो हमने बार बार दर्शकों को बताया कि अगर बच्चे जाना चाहें, रंगमंच की दुनिया से जुड़ना चाहें, तो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, और चूंकि मैंने बताया था कि एक आपने जिम्मेदारी भरा पद वहाँ पर निभाया है, तो अगर वहाँ जाने का तरीका क्या है, किस तरह की प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा कि आपको खुद अपने आप को तैयार करना होता है। जिस तरह से हम कहीं और एडमिशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कंपटीशन करते हैं, उसी तरह से कोई भी एक्टिंग स्कूल हो, चाहे ड्रामा स्कूल मध्य प्रदेश का हो, चाहे ऑल इंडिया हो, या अब सिक्किम ड्रामा स्कूल, या उस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब में अपने आप को तैयार करना ज़रूरी होता है। और उसके लिए मैंने जैसे कहा कि पढ़ना, एक्सरसाइज करना, स्पीच वर्क करना, जैसे मैं आम तौर से अपने यहाँ लोगों को कहता हूँ, और इस माध्यम से भी, कि हमें पढ़ना अकेला अपने मन में नहीं पढ़ना होता। मैं जब 74-5 की बात करूं, जब मैं रेडियो पे पहली बार कैजुअल अनाउंसर की तरह आने की तैयारी कर रहा था, तो मैं घर में अखबार को बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ा करता था। हाँ। तो इसी तरह से एक्टिंग के लिए है कि पहले आप कहानियाँ पढ़िए, उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, फिर आप नाटक की किताबों को पढ़िए, उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, और सबसे ज़्यादा फिज़िकल फिटनेस। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस की एक्सरसाइज, वो आप मतलब करिए। और वो हो सकता है, आजकल तो योगा इतना पॉपुलर हो गया है जिसके आसन आपको ये सारी चीज़ें फिटनेस की देते हैं, तो आप उससे अपने आप को फिट करिए, स्पीच को फिट करिए। और ये साल में एक बार एडवर्टाइज होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, जैसे ड्रामा स्कूल मध्य प्रदेश में 40 सीट्स हैं, उसमें कुछ सीटें अदर स्टेट्स के लिए रिजर्व रहती हैं, कुछ हमारे मध्य प्रदेश के लिए रहती हैं। तो उस तरह से आप नज़र रखिए, जब अप्लाई करिए और इंटरव्यू देके क्वालिफाई करने की कोशिश करिए। बिल्कुल। अब चूंकि पढ़ाई का जिक्र हो रहा था, तो सीबीएसई के बारे में बताना चाहेंगे। सीबीएसई ने रंगमंच को 11वीं और 12वीं में एक वैकल्पिक विषय के रूप में लागू कर दिया है सर। तो मतलब पाठ्यक्रम में अगर ये चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अगर थोड़ा सा पीछे चले सर, कुछ साल पहले जहाँ किताबों में नाटक जब होता था तो उसमें डायलॉग्स लिखे होते थे कि सुषमा पानी भरते हुए ब्रैकेट में, फिर एक एक किरदार निभाए जाते थे जब लगता था वो पीरियड, और उसमें सारे बच्चों को एक एक किरदार दे दिया जाता था, वो किताब में से एक एक किरदार अपना अपना निभाते थे। वो समय शायद दोबारा आ जाए, तो शायद आधी जो तैयारी है वो तो आपकी पाठ्यक्रम के साथ ही हो जाएगी। ये बीच में इंटरप्ट करो, सॉरी। ये असल में लगातार हम रंगकर्मियों की मांग रही है कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो एक तो ये है कि इससे मतलब आप पंक्चुअलिटी, थिएटर के अंदर पंक्चुअलिटी, प्रॉम्प्टनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो थिएटर देता है। और जब अगर पाठ्यक्रम में होंगी तो ये ना सिर्फ हमारे नाटक जिन्हें करना है उनके लिए, आप दूसरे फील्ड में भी जाते हैं तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये चीज़ें देती हैं।
इसलिए बिल्कुल। पाठ्यक्रम में होना। और दूसरा इसका एक वजह सीधी चीज़ ये भी थी कि इतने बच्चे जो स्कूल से निकलते हैं, ड्रामा स्कूल से निकलते हैं, उनके लिए एक टीचिंग लाइन का ऑप्शन भी रहे कि जो रंगमंच पे काम नहीं करना चाहते वो कम से कम एक पीढ़ी को नाटक के लिए तैयार करें। क्या बात है, बिल्कुल, वरना ऐसा ना हो अब रंगमंच की परिभाषा ही पूछने लग जाए आने वाले समय में। तो बहुत ज़रूरी है इसको बचा कर रखना सर। शेखर जी, जी बताइए। जावेद हबीब साहब के सलून की खास बात क्या है? अगर आप हेयर एक्सपर्ट हैं तो ऐसी क्या क्वालिटी होती है आप उस कटिंग में, अगर मैं बात करना चाहूँ, या किस तरह से आप डिसाइड कर लेते कि इस फेस पे ये हेयर कट ज़्यादा खूबसूरत लगेगा? अब हमें क्या है, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया जी। है, तो हम फेस के अकॉर्डिंग हेयर कट करना बहुत ईजी हो गया है। जी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में हेयर कट हो जाता है। जी बट फेस, अगर ओवल फेस है उसके अकॉर्डिंग अलग होता है, राउंड फेस है उसके अकॉर्डिंग अलग होता है, तो हर फेस के लिए एक अलग हेयर कट क्रिएट हो सकता है। जब हर फेस के लिए अलग क्रिएट करते हैं हाँ। तो उसके लिए आपको फेस को वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है। जो मिरर होता है, मिरर के सामने अगर हम देख के करते हैं तो क्लाइंट को भी इतना ज़्यादा सस्पेंस होता है, यार अब मेरे बाल कट रहे हैं। वैसे ही लड़कियों के बाल तो इतने खूबसूरत होते हैं कि वो सोचती हैं कि मैं कटवाऊँ नहीं, लेकिन जब उनको कुछ नया लुक देना है तो वो इतना ज़्यादा, मतलब अब ये क्या कर रहे हो आप, अब ये क्या कर रहे हो, अब ये क्या करोगे, तो वो लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सामने एक अच्छा परफॉर्मेंस और एक अच्छा हेयर कट देना पड़ता है, जिससे कि उनका लुक ओवरऑल चेंज हो जाता है। और आजकल तो मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि कैरेटीन है, बोटॉक्स है, इनको भी करा के, अगर किसी के कर्ली हेयर है, डैमेज है, ड्राई है, तो वो कैरेटीन बोटॉक्स करा सकता है। ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं जिससे कि बाल अच्छे भी हो जाते हैं। बिल्कुल। ये जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट कराने से डरती हैं लड़कियां, ये जो लाइन कही थी, इससे मुझे एक सवाल नज़ीर साहब आपके पास आने के लिए आतुर हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल होना कितना ज़रूरी होता है एक अदाकार का? जैसे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा सर, अब अगर उसकी डिमांड है उस भूमिका की, चाहे हेयर कट कराना ही क्यों ना हो या किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं, प्रयोगात्मक होना, लोग बचते हैं, युवा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं हो पाते, मतलब खुद को ढालने के लिए इतना चेंज कर पाते हैं, बदलाव लाते हैं किरदार के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो किरदार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रस्तुत करने की कैपेसिटी बनाएं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे आपने शुरू में कहा कि कल और परसों भोपाल के शहीद भवन में मेरे 2 नाटक हैं। जी। कल जो होगा रंगीली भागमती, और परसों जो है मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा एक पौराणिक नाटक है जिस पे मुझे राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिले हैं। लेकिन कल के नाटक का मैं जिक्र आपके सवाल के जवाब में दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये किन्नरों की ऊपर है, उनकी मानसिकता, उनकी समस्याएं। तो किन्नर की भूमिकाएं हैं, 5 कैरेक्टर किन्नर हैं उसमें। ठीक है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन महीना भर लोगों को उनको ऑब्जर्व करके और किस तरह से वो चलते हैं, ये आपके तस्वीर सामने देख पा रहे तस्वीर हैं। आ गई हो। जी। ये रंगीली भागमती करके है, ये सारे मेल आर्टिस्ट हैं जो किन्नरों की भूमिका में कल आपको जी। शहीद भवन में दिखाई देंगे। तो ये इनका चलने का अंदाज, इनका बात करने का अंदाज और इनके जेस्चर किस तरह के होंगे, जी जी तो ये सब आप इसमें देख सकते हैं। जी। तो ये कुल मिला के मेरा कहना ये है कि हम जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं उसमें जो पहले बात की थी आपने कि डूबना ज़रूरी है, और डूबने के लिए सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल। और शायद अभी आपने जो कहा कि उस पर रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी होता है कि वो कैसे, अगर हम रंगीली भागमती से ही इसको समझें कि वो किन्नर कैसी ज़िंदगी को जीते हैं, कैसे बात करते हैं, हाव भाव क्या होते हैं, कब क्या कैसे, कब कौन कहाँ, मतलब वो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए आपको उस किरदार को जीने से पहले। उस पे जो आप रिसर्च की बात कर रही हैं उसका भी एक जवाब दूँ मैं जो परसों नाटक होना है मत्स्यगंधा, ये मतलब जिसे पौराणिक कह रहा हूँ मैं, प्री महाभारत काल के ऊपर है ये। और इस नाटक में एक कैरेक्टर था ऋषि पराशर का, मुझे उनका रेफरेंस नहीं मिल रहा था। तकरीबन मैं 3 साल तक उस स्क्रिप्ट को अपने पास रखे रहा, बार बार पढ़ता था, बार बार पढ़ता था। फिर मिला कि ये साउथ के एक ऋषि थे, वैसे मतलब क्रूप थे लेकिन बहुत बड़े ऋषि जिन्हें हम कह सकते हैं वो थे, और उनके बेटे महर्षि व्यास हुए। जी जी। तो ये रेफरेंस के लिए, एक तो चूंकि हम जब पौराणिक या ऐतिहासिक करते हैं तो तथ्यों की जानकारी बिल्कुल और रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल।
मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं। अभी बीच में आपने गिरीश कर्नाड साहब का नाम लिया था, उनको कौन नहीं जानता होगा। और अगर बाबा कारंत साहब की अगर हम बात करना चाहें कि नाटक कभी मरता नहीं, उसको सो जाता है, उसको जगाना पड़ता है। मुझे वो बहुत अच्छी तरह उनका वो जो लिखा हुआ याद आ रहा है। क्या कहना चाहते थे वो इस लाइन से सर? देखिए, नाटक नहीं मरता और शो मस्ट गो ऑन, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ। शो मस्ट गो ऑन, किसी भी स्थिति में अगर एक बार शो डिक्लेयर कर दिया है तो जी। वो शो होना है। जी। मत्स्यगंधा में मेरा एक कैरेक्टर है प्रियदर्शन, हाँ। वो निभाता सैफू खान। तो सैफू खान के नाना का इंतकाल हो गया जिस दिन हमारा शो है, उस दिन दफन है उनका, और पूरी टीम ये कह रही है कि यार अब शो का क्या होगा, और मैं कह रहा हूँ कि वो शाम को शो करने आएगा। और तकरीबन मतलब 6 बज रहे, 7 बजे का शो था, 6 बजे तक सबकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, सिर्फ मैं रिलैक्स था। हाँ। और तकरीबन 6:15 बजे वो भारत भवन में एंटर करता है, मेकअप किया उसने और शो परफॉर्म किया। तो इसलिए कहा जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, और नाटक मरता नहीं, क्योंकि कलाकार के अंदर वो चीज़ है कि मतलब वो अपने आप को जवाबदार महसूस करता है अपने दर्शकों के लिए और अपने नाटक के लिए। प्राण जाए पर वचन न जाए, अगर निभाना है उस किरदार को तो निभाना ही, चाहे घर की स्थितियां कैसी भी रहें। बहुत सारे लोगों ने मैं इस बात खुद को अपना जी, फिर जी। बात कट रही है। प्लीज 11 अक्टूबर को मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। जी। 21 नवंबर को मेरा शो था इलाहाबाद के अंदर, चूँकि कमिटमेंट था, जी। मुझे शो करना था। जी। 4-5 दिन बाद मुझे रिहर्सल शुरू करनी पड़ी और शो किया। बिल्कुल, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रहें, वापस आ जाती है, क्योंकि दो ऐसे विषय हैं आज के दिन से जुड़ते हैं। और एक विषय ऐसा है कि जिस पर हम जितनी भी बातचीत करें नज़ीर साहब के साथ उतना ही कम होगा, लेकिन शेखर साहब से भी बात करने का मौका मिला है, तो आज के विशेष दिन में उनसे कुछ खास टिप्स लिए बगैर तो शेखर जी आपको बरी नहीं किया जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेखर जी, पूछिए ना। एक बड़ी समस्या होती है, जो कि बालों की समस्याओं पर थोड़ी देर पहले आप जब सलाह दे रहे थे कि बाल जड़ों से जब नहीं आते हैं तो बहुत सारे उपाय आ गए, जैसे हेयर एक्सटेंशन की बात करें, प्लांटेशन की बात करें, ये कितना कारगर है? क्योंकि अभी भी असमंजस है, बहुत सारे सवाल उठते हैं लोगों के मन में कि प्लांटेशन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, हम करवाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि जो बचे हुए बाल हैं वो डैमेज हो जाए? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आप अगर जैसे रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आपके अगर बाल नहीं हैं तो उसके लिए कोई उसमें कोई ऐसा नुकसान वाला नहीं होता है। प्लस एक पेच वर्क होता है जिसमें कि आपके बालों को सिर्फ जो एक्सटेंशन वाले बाल होते हैं उनको लगा दिया जाता है, फिर वो मूवेबल होते हैं, आप उसको निकाल के वॉश भी कर सकते हो आप, और प्रॉपर तरीके से लगा भी सकते हो, तो उसमें कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। हेयर एक्सटेंशन है, जैसे अभी किसी के बाल कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो जिनके बाल कम होते हैं और थिन होते हैं तो वो लोग हेयर एक्सटेंशन करा सकते हैं। उससे क्या होता है, हेयर्स में थिकनेस अच्छी आ जाती है, ब्रॉडनेस आ जाती है। अगर किसी के लॉन्ग हेयर नहीं होते हैं तो उसके लॉन्ग हेयर हो जाते हैं। तो हम लोग अगर हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ है तो हम उसका यूज़ करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें होती है। एक सवाल और, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या, मुझे लगता है आपके पास तो आते ही होंगे ये सवाल, और युवा भी आते होंगे आपके सैलून में, कि बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ना तो है ही और सफ़ेद होने वाली समस्या भी लेकर आते होंगे। नज़ीर साहब ने भी हाँ में सर हिलाया है, वो एक छोटा सा टुकड़ा आपके पास भी आऊँगी, लेकिन पहले उनसे जवाब ले लेती हूँ शेखर जी से। एक्चुअली होता क्या है कि सफ़ेद बाल जो है ना, इंटरनल थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो होता है। पहले के लोगों के आप बाल देखना 60-60 साल की उम्र में भी उनके बाल काले होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं बचा है। अभी किसी 10 साल के बच्चे को भी देखोगे ना तो उसके बाल भी आपको कहीं ना कहीं सफ़ेद दिख जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गलत चीज़ें खा रहे हैं, इस वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और इसके लिए अब जब सफ़ेद हो गए तो कलर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। तो मतलब ये आपकी अनदेखी दिखाती है दरअसल, ऐसा कुछ कहा जाए? हाँ, वैसा ही कुछ रहता है कि अगर आप कुछ अनदेखा, आप प्रॉपर अभी आप मार्केट में जाते हो, फास्ट फूड खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, लेकिन आप उस पर कभी रिसर्च नहीं करते कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जी। जो हमारे घर में बनता है वो अच्छा नहीं लगता, जो बाहर बनता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें इन गलतियों को नहीं करना है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। जितना अच्छा आप खाओगे उतना अच्छा आप दिखोगे।
और जितना अच्छा आप दिखोगे उतने अच्छे आपको किरदार मिलते किरदार चले जाएंगे। मिलते हैं। सेहत अच्छी रहेगी तो भूमिकाएं अच्छी निभाते चले जाओगे। नज़ीर साहब क्या कहेंगे, आप मुस्कुराए थे बीच में। नहीं, ये दोनों चीज़ें हैं ने जो बात की कि सफ़ेद बाल वाकई मतलब आजकल यंग उसमें भी देखने को मिल जी। जाते हैं। और जहाँ तक बाल कम होने का सवाल है उसके पीछे जो रीज़न है वो शेखर जी ही बेस्ट बता सकते हैं। मैं उस पर कोई एक्सपर्ट कमेंट नहीं कर सकता। मैं हाँ एक चीज़ शेयर ज़रूर कर सकता हूँ कि मेरे एक कलाकार हैं, हाँ। वो कम से कम 10-12 साल पहले जब मेरे बाल कम हुए, उनके मुझसे भी कम है, हाँ। तो वो कैंसिल ट्रांसपेरेंट अपन वो क्या कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। मैंने कहा देखो मेरा गिरेज तो गंजे होने में है, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक्टर हो, तुम कराओ। क्या बात है, कितने सहज और सरल हो जाते हैं सर अदाकार, ऐसा लगता है। मैं एक सवाल रखूं आपसे, वो जी। युवा जो आपके पास आते होंगे डे वन और धीरे धीरे जब अनुभव होता जाता होगा, बहुत सारे प्ले के साथ जुड़ते चले जाते होंगे, तो उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन जो आता होगा, युवाओं के खास तौर से मैं बात करूं अगर, आपने देखा है वो खुद तो महसूस नहीं कर पाते होंगे, हम में आए हुए बदलाव को हम भले ही ना देख पाएं लेकिन सामने वाला जरूर परख लेता है। देखिए, फ़र्क पड़ता है। देखिए क्या है, एक बहुत पुराना आर्टिस्ट था, जब मैं एक्टिंग करता था तो कलीग ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि लेकिन ग्रुप मैं लीड करता हूँ तो मैं लीडर ही था अपने ग्रुप का। जी। डायरेक्टर जो थे तो उसको पहली बार में 2 संवाद मिले, हाँ। और वो 2 संवाद भी अच्छे से अदा नहीं कर पाता था। तो डायरेक्टर जो हमारे थे विभूति झा, वो उससे कहें कि क्यों तेरे कितने डायलॉग हैं? बोले 2। गलतियाँ कितनी करता है? 4। फिर अल्टीमेटली हाँ। 7-8 साल बाद जब मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया तो उसका मेन रोल उसने निभाया और बहुत क्या अच्छे बात से है, किया। क्या तो ये बात है। एक प्रोसेस है हाँ। और उसके लिए पेशेंस चाहिए। आजकल जो युवाओं पे बात कर रहे हैं हम, युवाओं के अंदर पेशेंस नहीं है। हर फील्ड के अंदर वो शॉर्टकट चाहते हैं और ये फील्ड बिल्कुल भी शॉर्टकट का नहीं है। यहाँ पे आपको रिहर्सल्स, अपने एक्सरसाइजेज ये सब करनी है। लोग ये सोचते हैं कि हम 1-2 नाटक करें, उसके बाद सेलुलाइट पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखना शुरू हो जी, जाए जी। या खुद डायरेक्टर बन जाए, हाँ, लेकिन उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है उसको वो बिल्कुल भूल जाते हैं। बिल्कुल सर, ये भूल जाते हैं कि नज़ीर साहब निर्देशन ज़रूर कर रहे हैं, इस क्षेत्र से जुड़ चुके हैं, लेकिन कबीरा खड़ा बाजार में, काली माँ, शुतुरमुर्ग, पोस्टर में अभिनय किया हुआ है इन्होंने। पोस्टर की अगर हम बात करें सर, ये जो मैंने अभी जिक्र किया ना जिसमें आपने अभिनय किया है, ये सफ़र पहले वहाँ से ही शुरू हुआ था, अभिनय अभिनेता से ही, और फिर उसके बाद निर्देशन के क्षेत्र में आप आ गए। सबसे कठिन क्या लगा था, या ये कहा जाए कि अब सरल लगने लगा निर्देशन, ऐसा कुछ? नहीं देखिए, सरल तो सही मायनों में कुछ नहीं होता अगर आप जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मैं जब भी कोई नई स्क्रिप्ट लेता हूँ हाथ में तो मुझे डर लगता है। फिर धीरे धीरे उसको पढ़ता हूँ, वो डर, फिर जैसे ही रिहर्सल शुरू होती है तो और डर शुरू होता है। लेकिन हफ्ता 10 दिन जब रिहर्सल हो जाती है उसके बाद जो अंदर का कॉन्फिडेंस आता है वो चीज़ों को आसान कर देता है, फिर मुश्किल नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि डर गया सो मर गया, लेकिन थिएटर के अंदर ये है, डरेंगे नहीं तो मर जाएंगे। सही बात है, जो डर गया वही जी गया, वो उस जी अभिनय गया, को। हाँ। याद रखिए, डर के आगे जीते, बहुत बार सुना होगा ना, उसको जीना ही पड़ेगा उस वाक्य को। कम वक्त बचा है, मैं थोड़ा सा सुझाव आपसे भी ले लेती हूँ शेखर जी। डरने वाली बात से ही उठा लेती हूँ इस सवाल को। क्या जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें जो झिझक भी होती, डर भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए उस जो ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए उसी से बचने लगते हैं, ऐसे सवाल या ऐसे अनुभव होते हैं आपको? हाँ, ऐसे डर बहुत लोगों में होता है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। उसके लिए मेन चीज़ क्या होता है कि कंसल्टेशन ही मेन आपका एक आंसर होता है। अगर आप प्रॉपर किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करते हैं तो आपको वो सही रास्ता दिखाएगा, ना कि गलत रास्ते पे। अगर पॉसिबल है तो वो ट्रीटमेंट के लिए बोलेगा। जरूरी नहीं कि अब बिना ट्रीटमेंट के भी बाल अच्छे हो जाते हैं, बिना ट्रीटमेंट के भी स्किन अच्छी हो जाती है। तो हमें इस चीज़ के लिए कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। और
खासकर टेलीफोनिक कंसल्टेशन से अच्छा कि आप जाके रूबरू मिलो, बिल्कुल जाके रूबरू उनको हेयर्स को चेक कराओ, देन उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है उसके हाँ, और लिए। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि सही विषय के लिए सही विशेषज्ञ कैसे होना चाहिए। कैसे ये होना उदाहरण हमारा आज का काफी प्रोग्राम भी था। तो हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और साथ ही जुड़े हुए थे युवा और रंगमंच पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए नज़ीर कुरैशी साहब, वरिष्ठ रंगकर्मी और निर्देशक। और जाने से पहले खूबसूरत पंक्तियां आपको डेडिकेट करते हैं नज़ीर साहब को शुक्रिया करते हुए कि मेरी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं ना, वो इस तेरे ही बहाने से हैं। ये पूरे दर्शकों के लिए है जाने से पहले आज के शुभ दिन पर, खूबसूरत दिन पर, कि मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ तेरे बहाने से है, आधी तुझे सताने से है और आधी तुझे मनाने से है। जल्दी फिर मुलाकात करेंगे नए विषय विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।